एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? आफाक ने इस पुरस्कार शख्स को पीछे से दबोचने की कोशिश की थी, मगर वो इसका हाथ दबोच कर अपने करीब कर चुका था। श्श, आवाज मशीनी थी। आवाज मत निकालना हसीना। आफाक ने तेजी से खुद को छुड़वाने की कोशिश की और साथ ही इसका मास्क उतारना चाहा, मगर अब वो भी इसके दोनों हाथ अपनी कैद में कर चुका था। छोड़ो, मैं शोर मचा दूंगी। कौन हो तुम? कोई है? जावेद, असलम, डैड। वो चिल्ला रही थी जब इस शख्स ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आंखों की तरफ दो सुराख थे। चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था। मैं कह रहा हूँ ना, शोर मत करो। इस वक्त कोई नहीं आएगा और तुमने भी बीच में आकर गलती कर दी, इतनी रात को किसी अजनबी के सामने ऐसे लिबास में। वो इसकी सिल्क नाइटी से झांकते बदन को देख रहा था। अफवाक की आंखों में गुस्से के साथ ही बेबसी उतरी। वो पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़वाने लगी और इस खींचातानी में वो मजीद इस शख्स के करीब आ चुकी थी। मत करो हसीना, ऐसे तो तुम मेरे और पास आ रही हो। बहक गया तो क्या करोगी? ले जाऊंगा साथ। इसकी मशीनी आवाज में अजीब तासुर उतरते देखकर वो खुद को पीछे की तरफ खींचने लगी थी। बिल्कुल खामोश रहना, चलती जाओ। वो इसे अपने साथ लिए अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। इसका दिल खौफ से कांपने लगा, कहीं वो इसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। इसने फिर शिद्दत से खुद को छुड़वाना चाहा। नाजुक परी, इतनी ताकत मत लगाओ, मेरी गिरफ्त से निकल कर नहीं पाओगी। सीधा चलती जाओ। मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना है। वो चलते गए यहाँ तक कि एक घने दरख्त आ गए। घर बहुत बड़ा था और इससे भी बड़ा ये लॉन था जहाँ बहुत से दरख्त थे। मेरा नाम अल्तमश यूसुफ है और मैं अपनी अमानत लेने आया था। कोई पूछे तो उसे जरूर बता देना। दीवार के करीब पहुंचते मुझे छोड़कर ऊपर तेजी से चढ़ा। मुझे समझ रही थी कि अब करंट खाकर नीचे आ गिरेगा। हिफाजत से भाग जाने पर हैरान रह गई। क्या खारदार तारों में करंट नहीं दौड़ रहा था? वो साकित रह गया और फिर चीखती हुई अंदर की जानब भागी। कुछ ही देर में सब जमा होने लगे। गार्ड्स को कोई होश ही नहीं है, सब सो रहे हैं और मुजरिम घर के अंदर घूम रहे हैं। वो सामने खड़े सिक्योरिटी चीफ को देखकर चिल्लाई। इसने मुझे यरगमाल बनाकर अपना नाम बताया, अल्तमश यूसुफ, और कहा अपनी अमानत लेने आया था। एक खड़ी और तेज बकार इंसान इतनी आसानी से इस घर में दाखिल हो जाता और किसी को खबर तक नहीं होती। वो गुस्से की शिद्दत से चिल्ला रही थी। खौफ और गुस्से के अलावा एक और भी तासुर था जिसने इसे घेरे में ले रखा था। इसका अंदाज और बातें, उफ, इससे झुरझुरी ली थी। कुछ दिन कबल ही डैड पर अटैक हुआ है। मिस अफ़ाफ, हम अंदर एक सिक्योरिटी एरर को चेक कर रहे हैं। तभी दो तीन और लोग आए। ये बासित कहाँ है? इसे कहा भी था कि कुछ देर ध्यान रखे। शबीर अहमद ने दरजती से ऊंची आवाज में कहा। बासित, बासित। नाज़िया शबीर तलखी से इसे पुकारने लगी। अब इसे ब्लेम करने मत लग जाएगा। जिनकी ड्यूटी है इन्हें ध्यान देना चाहिए। अरे, इसके लिए कहा था, वो देख लेगा, हम क्यों ब्लेम करेंगे? नाज़िया ने बेटी की तरफ देखकर कहा तो वह सर झटक कर सामने देखने लगी। आई एम सॉरी, मुझे इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़ा। क्या हुआ, सब यहाँ क्यों जमा है? वो दराज कद और कसरती जिस्म का मानो खूबसूरत नौजवान था। तुम्हें इस वक्त जाना था बासित? तुम्हें मालूम नहीं है हम कितने रिस्क में है इस वक्त? शबीर बासित ने इसे डपट दिया। वो गहरी सांस लेकर इन्हें देखे गया। मैंने एल्जाम को खड़ा रखा था वहाँ। एल्जाम इनका छोटा बेटा था। वो बच्चा है, इसे क्या समझ? वो कहना चाहता था कि इसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है, मगर सर झुका दिया। बस ठीक है, अब ये टॉपिक रहने दे। सीसीटीवी भी तो बंद है, पता कैसे चलेगा कि वो कौन था? मगर मेरे हाथ ही चेन लगी है। वो भी बात मुकम्मल कर ही रही थी कि बासित आगे बढ़ा। ये मुझे दे दे, मैं फरहान को भिजवा कर फिंगरप्रिंट्स ले लेता हूँ। बासित इसके करीब आया तो इसने सर हिलाते से पकड़ा दिया। बासित ने बहुत गौर से इस चेन को देखा। थैंक यू बासित। आफाक का अंदाज नरम था। वो सरखम देता पीछे हुआ। नाजिया ने एक चुपती निगाह इस बेटी पर डाली, मगर चुप रही। बाकी हम बाहर की सीसीटीवी चेक कर लेते हैं, सब ठीक रहेगा, आप फिक्रमंद मत हो। सिक्योरिटी हेड शब्बीर अहमद को कह रहे थे। बासित की निगाह अफवाह पर टिकी थी। सियाह सिल्क नाइट सूट में इसके बदन की रहनाइयाँ आया थी। वो नजर चलाना चाहता था, मगर दिल ना माना। वो इसे देखता रहा, फिर सर्द आह भरता वहां से निकल गया। आप इस नाइट सूट में इतनी रात को बाहर क्या करने गई थी अफाफ? बासित गहरी निगाहों से देख रहा था। अफाफ सारे रोब और गुस्सा वही बाहर छोड़ आई। सामने खड़ा ये खूबसूरत शख्स इसकी कमजोरी कब बना वो जानती भी नहीं थी। छोटे हो मुझसे, रो मत जमाओ। मैं तुम्हें सारी राम कहानी सुना रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो नाइट सूट में इतनी रात को बाहर क्या करने गई थी? सिर्फ 3 साल छोटा हूँ और मेरे सवाल का जवाब दे। वो 2 कदम आगे आए, लहजे की नागवारी बढ़ी थी। खूबसूरती दांत करने की जरूरत नहीं है हर किसी के सामने। शट अप। वो इसके लफ्जों के चुनाव पर अक्सर जहां शर्म से लाल होती थी वहीं गुस्सा भी करती थी। आप जनाब करते करते भी वो इस पर रोब जमा लेता था। मैं संजीदा हूँ अफा। इस नाइट सूट में आपका जिस्म जगह जगह से जाहिर है।
ओके, नाइट सूट ही तो है बासित। इसका लहजा लर्ज उठा था। नाइट सूट है तो कमरे तक महदूद रखे। ये रहनाइयाँ और मंजर सिर्फ मेरे हैं, समझी आप? वो इसकी थोड़ी पकड़े झुका और इसकी आंखों में देखते गहरे लहजे में कहता पीछे हटा। अफान सांसें रोके उसे देख रही थी। उसका दिल बेईमान होता जाता था, मगर खुद पर जब्त किए हुए से घूर कर रह गई। मॉम डैड के सामने तुम्हारी जबान नहीं चलती। इनकी इज्जत करता हूँ, एहसान है इनके। इनकी उम्र का लिहाज करता हूँ। मेरी भी इज्जत करो, मेरा भी एहसान है तुम पर, और मैं भी उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। बहुत छोटी लगती है, इतनी छोटी कि खुद में संभोलो तो नजर भी ना आए। और आपका एहसान भी मुझे याद है, इसका अजाला मैं किसी और तरह से करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। आखिरी जुमला मायने ख़ीज़ी से अदा करता मुस्कुराया। आफ़ाक़ इसे घूरने लगी, मगर इसकी आंखों में खुमार सा उतरा था, जिसे वो चाह कर भी छुपा ना सकी। जाओ अब यहाँ से। आपने ही बुलाया था। सीने पर हाथ बांधे वो बड़े पुरसुकून अंदाज में इसका रंगीन चेहरा मुलाहिजा कर रहा था। मैंने तुमसे चैन की बात करनी थी। मेरा चैन तो आपके पास है। शट अप! वो खिलखिलाकर हंस दी। गेट लॉस्ट। आई एम ऑलरेडी लॉस्ट इन योर आइज। ओह कम ऑन! आफ़ाक़ का दिल तेजी से धड़क रहा था। शुड आई? मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा तो आफ़ाक़ ने उसके सीने पर हाथ रखते से पीछे धकेला। वो जानती थी वो सिर्फ बातों से फ्लर्ट करता था, मगर फ्लर्ट भी ऐसा। जाओ यहाँ से। वो इसकी आंखों में देखते इसे हुक्म दे रही थी। जा रहा हूँ। लॉकेट की डिटेल्स कल तक आपको मिल जाएगी। इसके चेहरे पर भरपूर निगाह डालता वो कमरे से निकल गया। तुम इतनी रात को आफ़ाक़ के कमरे में क्यों आ रहे हो? वो शबीर अहमद थे। इनकी आंखों में संजीदगी के साथ शक भी था। उन्होंने मुझे किसी काम से बुलवाया था। सादगी से जवाब दिया और इनकी तरफ देखता रहा। इसकी आंखें देखने वालों के लिए खूबसूरती का मंजर थी, मगर शबीर अहमद इनमें देख नहीं पाते थे, पता नहीं क्यों। क्या काम था? इन गुंडों के बारे में पूछ रही थी, जिन्होंने शॉपिंग मॉल में हमें रोका था। ओके जाओ, और हाँ, अपनी आंखें और कान खुली रखना। जीत आया। वो एहतराम से कहता वहां से जाने लगा। शबीर अहमद वहीं खड़े से देखते रहे। अंदर आफाक अपने सुर्ख अनार चेहरे के साथ पलंग पर बैठी दिखाई दी। वो प्यारी थी, पुरकशिश नकुश और मुतनासिब जिस्म। बासित इसके मरहूम चचा का बेटा था, जो अपनी नशे की लत की बदौलत 40 साल की उम्र में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनकी बीवी भी ज्यादा अरसा जी ना सकी, और बड़ी बेटी जो 10 साल की थी दिल के आरज़े में मुब्तला थी। माँ बाप की मौत का दुख इसे भी जल्दी दुनिया से ले गया, और पीछे रह गया बासित, जो इस वक्त 7 साल का था, और तब से वो शबीर अहमद की जेरे निगरानी रह रहा था। देखिए, हमारी जान को खतरा है। हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और हमारा शक अल्तमश यूसुफ पर जाता है। हमें भत्ते की परछाई वसूल हो रही है, हमारे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, और कोई खतरा ख्वाह का काम पुलिस फिलहाल नहीं कर रही। जो कर रहे हैं हम जाती तौर पर कर रहे हैं। शबीर अहमद मीडिया पर बात कर रहे थे। इनके पीछे बासित खड़ा था। इसके बराबर में अफवाह थी, जो इस वक्त संजीदगी से सामने देख रही थी। नाज़िर शबीर इस वक्त किसी सियासी तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी। शबीर अहमद साहब, आप बताएंगे कि ये सब कब से शुरू हुआ? कुछ महीने पहले, और जो हुआ बहुत अचानक हुआ। पहले हम इस बारे में मीडिया पर बात नहीं करना चाहते थे, मगर अब हमारे पास और कोई चारा नहीं। जनवरी की पहली तारीख को हमें एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें हमारे कारोबारी दोस्त राजा साहब को 10 करोड़ की भत्ता पर्ची मिली, जिसका हमने कोई खास नोटिस नहीं लिया। हमने वो पर्चा कचरे के डेबिट बदसात खुद फेंका, और इसके 3 दिन बाद हमारे दोस्त पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो महफूज रहे, मगर इन्हें गहरे जख्म आए। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम सालों से साथ थे, और अब वो कारोबार से वक्फा लिए इंग्लैंड में है। फिर हमें मौसूल हुई। घर वाले खौफ से तो हमें मुझे दबाव दिया गया कि दे दे, लेकिन मैं अपने कानून पर भरोसा रखता हूँ। मैंने इन्हें इन्फॉर्म किया, मदद मांगी, और मदद एक मोबाइल के जरिए की गई। मैं नहीं जानता पुलिस इस मामले में इतनी बेबस क्यों है। अल्तमश यूसुफ नामी माफिया लीडर के अलावा और कौन हो सकता है? वो सालों से कारोबारी तबके को निशाना बना रहा है। तभी बासित का फोन बजा, जिसको इसने फौरन काट दिया। फिर दोबारा फोन बजने लगा। अफवाह ने इसे इशारा करते कॉल उठाने का कहा, तो वो फोन उठाने के बहाने वहां से निकलकर एक जानिब बढ़ने लगा। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो काफी देर बात करता रहा, फिर वापस इस तरफ आया। मीडिया टॉक खत्म हो चुकी थी। अफवाह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, तो इसे भी साथ चलने का इशारा किया। मैं अपनी गाड़ी पर आया हूँ। उसने पीछे से आते शबीर अहमद की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। मैंने डैड से कह दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। अफ़ाफ़ ने बाप की तरफ देखा, तो नाचार सा हिलाते अपने वकीलों के साथ आगे बढ़ गए। क्या हुआ आपकी तबीयत को? वो इसके साथ चलता हुआ पूछ रहा था। अफ़ाफ़ इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम्हारी सोबत की कमी है। अच्छा, तो ये बहाना था? वो लोग दांतों में दबाता शरारत से मुस्कुराए, जिस पर अफ़ाफ़ ने सर खप दिया और फ्रंट सीट पर जा बैठी। बासित गाड़ी पर सवार हुआ और एक भरपूर निगाह इस पर डाली।
ऐसे क्या देख रहे हो? वो हिकलाई। इसकी यही तो तवज्जो, यही निगाहें तो अफवाह की इसकी गुर्बत के लिए बेकरार रखती थी। ये मैरून लिपस्टिक मेरा ध्यान भटका रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को रोक रखा था। अब देख रहा हूँ जी भर के। इतनी फुर्सत से भी ना देखो। गाड़ी स्टार्ट करो। देख लेने दे वरना ड्राइव करते करते मेरा ध्यान भटकेगा। अफवाह खिलखिलाई। मैं इतनी खूबसूरत हूँ? बहुत। इसने ठंडी आह भरते उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अफवाह की धड़कनें थमने लगी। तुम शक्ल से बहुत मासूम लगते हो। मैं मासूम हूँ, सब कहते हैं और मैं हूँ भी। तुमने अपनी हरकतें देखी है? वो उसे शर्म दिला रही थी। मेरी हरकतें तो अभी भी आपने भी नहीं देखी अफ़ाफ। जिस दिन मेरी दस्तरस में होगी तब मेरी हरकतों का पता चलेगा। वो कहते हुए इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त तेज करता इसकी सांसें रोक चुका था। तो अपनी दस्तरस में लेने का इरादा भी कर लिया है? क्यों, आप नहीं आना चाहती मेरी दस्तरस में? वो मुस्कुराया, निगाहों में जताता हुआ एहसास था। ऐसा मैंने कब कहा? कहकर तो दिखाएं। वो अब धमका रहा था। गाड़ी प्रेस क्लब से बहुत दूर आ चुकी थी। अगर कह दूं, वो इसे तंग कर रही थी। बासित ने एक गहरी निगाह इस पर डाली और हंस दिया। चुरा कर लेकर जाऊंगा। वैसे ही आजकल ताया जान मुझे आपके पास आने नहीं देते। क्या इन्हें शक हो गया है? अफाफ चौंकी। अगर हो भी गया तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता आपके पास आने से। वो संजीदा हुआ। क्यों? क्योंकि आप मेरी पनाहगाह हैं, जिसको लेकर मैं बहुत जरूरी जज्बाती हूँ और जानवर बन जाऊंगा। वो सदमहरी से बोला। अफाफ एक पल को साकित रह गई। इसकी आंखों में अजीब सा जुनून नजर आया। और अगर मैं खुद तुम्हें छोड़ दूं? वो पूछ रही थी। बासित ने इसकी आंखों में झांका और मुस्कुराया। फिलहाल तो मुझे ऐसे आसान नजर नहीं आए। अगर मेरा दिल भर गया तुमसे, आपका दिल मुझसे नहीं भर सकता। सालों से हमारा रिश्ता उनसियत, दोस्ती, खामोशी, मोहब्बत पर मेहरबान मोहब्बत और अब खतरनाक मोहब्बत में बदल चुका है। इसके बाद पर वो खिलखिला कर हंसी। अच्छा, और आप मुझे हासिल किए बगैर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा मुझे चाहती है। मैंने कब कहा? मुस्कुरा रही थी। मैं अंधा हूँ क्या, मुझे नजर नहीं आता? वो हंस दिया। लेकिन अगर मैं वाकई छोड़ दूं? संजीदगी से सोचो। तो फिर मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। वो सादगी से बोला और वो उसे घूरने लगी। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? मैं ये जवाब नहीं सुनना चाहती थी। तो क्या आप चाहती है कि आपको जबरदस्ती अपने साथ रखूं? वो हंस दिया। क्या बुराई है ऐसा कह देने में? ये एक फर्ज सवाल था। वो चिड़चिड़ी से कह रही थी। वो हंसती रही। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ती एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। चले, कुछ बातें करनी है। वो इसे इशारा करता वहां से निकला तो वो भी साथ ही निकली। आपके डैड नहीं चाहते कि हम दोनों पब्लिक में ज्यादा नजर आए। इनके दोस्त यार बातें करते हैं। छोड़ो इन्हें। वो लापरवाही से बोली और इसके बाजू में हाथ डालती इसके साथ चली रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। ये चेन है और ये फ्रांसिस रिपोर्ट। इस पर आपके फिंगर प्रिंट्स है बस। सिर्फ मेरे? हाँ, लगता है वो इसके गले में रहती थी। एक लेडीज चेन है। कहीं वो चोर तो नहीं था? हो सकता है, मगर आप कह रही है इसके हाथ में सियाह ब्रीफ केस था। हाँ, था तो, मगर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही कि वो कौन था। सीसीटीवी में भी क्यों जाहिर नहीं हुआ? पूरी स्ट्रिप पे किसी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। बासित ने कोई जवाब दे दिया। वो मेन्यू देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो शख्स क्यों पीछे पड़ा है डैड के? ये कंफर्म नहीं है कि वो अल्तमश यूसुफ है। बासित ने संजीदगी से बावर करवाया। लेकिन वो कुछ अरसे से कम्युनिटी के कुछ बिजनेसमैन को टारगेट कर रहा है और अपना निशान भी छोड़ जाता है। और वो सारे बिजनेसमैन आप में लिख रहे हैं कभी ना कभी। लेकिन तुम किस निशान की बात कर रहे हो? बासित ने लुकमा दिया। कुछ खास याद नहीं शायद, कुछ लोग कह रहे थे। हाँ, ये भी सुना है मैंने। कुछ देर बाद खाना आया तो वो दोनों खाना खाने लगे। आई एम सो स्कैर्ड, अफाफ ने कहा तो बासित इसे देखने लगा। आंखों में नरमी उतरी और एक यकीन भी। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। लेकिन डैड, वो अपने बाप के लिए फिक्रमंद थी। ही विल बी ओके, वो कहकर खाना खाने लगा। मुझे लगता है कि तुम डैड के लिए फिक्रमंद नहीं हो। बासित एकदम ठहर कर इसे देखने लगा। फिर इसने आंखें सुकेड़ी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शायद वो तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, इसलिए तुम इनके लिए वो फीलिंग्स नहीं रख पाते होगे। लेकिन उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दी, बाकी सब तो मैनेज हो गया था। मगर सबसे बड़ी बात, मुझे आप मिली। इसके होते मैं इन बातों की अहमियत क्यों दूंगा? वो मेरे लिए काबिल एहतराम और बहुत अहम है। इसने संजीदगी से कहा तो अफवाह सर हिलाकर रह गई। वह आपको ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 2 दफा रेड पड़ी है। शाहजेब फोन कान से लगाए बात कर रहा था। दूसरी तरफ अल्तमश यूसुफ इसकी बात सुनते हंस दिया। ढूंढने दो, फिर यासी से कहा। वो तो ठीक है बात, लेकिन इसके पास सबूत है कि आपने एतराफी फोन किया है इन्हें। अच्छा, और?
اور पुलिस कह रही थी कि रोबोटिक वस्तुएं आवाज के जरिए आप लोगों को धमकाते हैं। ढूंढने दो इन्हें, मैं तो तभी सामने आऊंगा जब मेरा दिल करेगा। और तुम्हें जो काम कहा था तुमने कर लिया? इस ऑफिसर का नाम नहीं मिल रहा जिसकी निशानियां आपने बताई थी, और मैं ये भी नहीं जानता कि राबिया यूसुफ का कत्ल कैसे, कब और किसने किया। और हाँ सर, डिबरा यूसुफ को दिल का आर्जा नहीं था। आपका शक दुरुस्त था। उम्र 10 साल थी और वो बिल्कुल सेहतमंद थी। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई शाहजेब? आवाज में एकदम बर्फीलापन उतर आया। मालूम नहीं सर, ये पता करो। हुक्म देकर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। वो सियाह लिबास में मलबूस था, चेहरा मास्क के पीछे छुपा था और आंखें सुर्ख हो रही थी। वो सर पर हाथ फेरता ग्लास वॉल के करीब टहल रहा था जब इसने करीब रखा फोन उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो, हेलो, कौन बात कर रहा है? मन्नान, इसने आहिस्ते से कहा। मन्नान यूसुफ, बुज़दिल इंसान जो इतना डरपोक है कि अपनी असल आवाज तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से गुस्से से कहा गया। असल आवाज भी सुन लोगी हसीना। बकवास बंद करो, क्यों फोन किया है? बस यही कहने के लिए कि एक और हिसाब मिला है। तुम्हारे बाप की तरफ निकला तो कहानी खत्म हो जाएगी। कैसी कहानी और कैसा हिसाब? मेरा हिसाब और तुम्हारे बाप की कहानी। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय धमकाने के। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ गुली बदन। गुली बदन? मेरा मतलब है फूलों जैसा बदन है तुम्हारा, बहुत नाजुक और नरम। जब शट अप यू क्रीप! वो भड़क गई और ठाक से फोन बंद कर दिया। इधर वो बेअख्तियार हंस दिया। इतना गुस्से में क्यों हो मेरी जान? क्या हुआ है तुम्हें? नाज़िर शबीर से यूं इधर से उधर गुस्से में टहलते देखकर पूछे बिना ना रह सकी। वो काफी देर से इसे यूं टहलते हुए देख रही थी। मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। राजा अंकल का एक्सीडेंट, इसके बाद फैजान अंकल की मौत जो एक हादसे से लगती है, मगर वो हादसा नहीं है, वरना नाम इंसान है। जो ये सब करवा रहा है, इसने जो यहाँ आया था वो भी मन्नान था, और आज जिसकी मेरे पास कॉल आई थी वो भी अल्तमश था। ओह, तुम किस फोन कॉल की बात कर रही हो? मेरी आईजी से बात हुई है, मगर वो कह रहे हैं ऐसा कोई इंसान वजूद नहीं रखता। कोई प्रूफ है ही नहीं। वो नरमी से बोली। प्रूफ नहीं है, लेकिन वो इंसान वजूद रखता है, ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगी। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है मॉम। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तुम फिक्र मत करो। अपनी पीएचडी कंटिन्यू करो और दिन रात बासित को साथ रखना छोड़ दो। कोई बॉडी गार्ड रख लिए है तुमने? वो मेरा दोस्त है मॉम, कोई बॉडीगार्ड नहीं, और मैं इसके साथ महफूज समझती हूँ खुद को। वो तुम्हें क्या महफूज रखेगा? वही रखेगा। वो बाकी लोगों की तरह मादा परस्त और खुदगर्ज नहीं है ना। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? वो एकदम संजीदा हुई, अंदाज में खफगी उतरी। मॉम, वही था जो सारा बचपन मेरे साथ अच्छे से दोस्तों की तरह रहा। मेरा ऑफिस भाई भी इस तरह मेरे साथ नहीं रहा जैसे बासित रहा। मैं इस पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। आपको सियासत और डैड को जब बिजनेस से फुर्सत नहीं थी तो वही था जो मेरी मुश्किलों में मेरे साथ रहा। वो संजीदगी से जवाब देकर वहां से जा चुकी थी। नाज़िया शबीर गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगी। इन्हें किसी इवेंट में शिरकत करना थी। बाहर गार्ड्स और गाड़ियां खड़ी थी। वो शान से चलती गाड़ी के अंदर जा बैठी। चलो, इसे ड्राइवर को हुक्म दिया और खुद एक फोन मिलाने लगी। मैंने आपको अफताब के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। इतनी जल्दी क्या है? अभी वो पीएचडी कर रही है। जल्दी है। दिन ब दिन बासित की तरफ इसका झुकाव बढ़ता जा रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुलिस के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। तुम फिलहाल इस मसले से निकलो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने भत्ते दिया और अब वो मजीद डिमांड कर रहे हैं। क्या फाक ठीक कह रही थी? वो अल्तमश यूसुफ नामी इंसान है? वो अचानक पूछने लगी। कुछ नहीं पता चल रहा, वो बेजारी से बोले। मैं फोन रख रहा हूँ, मगर फिर बात होगी। वो कहकर फोन बंद कर गए। तुम इतने पुरसुकुन हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये गुंडा मुझसे फोन पर फ्लर्ट कर रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आपको लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा? वो इस पर गहरी निगाह डालता सवाल कर रहा था। तो फिर कुछ करो ताकि हम इसे पकड़ सके, इससे पहले कि वो डैड को नुकसान पहुंचाए, या हम किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर ले। तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो पूरा पूरा दिन गायब रहते हो। मेरा पहला साल है पीएचडी का और मैं क्लासेस। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। वो कब्जे से बोली तो बासित उठकर इसके सामने आई। इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए। रूम का गेट खुला है। वो इसे बार बार करवाती हाथ छुआई लगी, मगर वो गिरफ्त मजबूत करता इसे अपने करीब खींच चुका था। इनके बीच का फासला मिट कर ना होने के बराबर रह गया। वो एकदम घबरा सी गई, निगाह अपने कमरे के दरवाजे पर कड़ी। कोई आ जाएगा बासित। मैं कुछ कर तो नहीं रहा, मेरी आंखों में देखे। इसने हुक्म दिया तो वो इसकी आंखों में देखने लगी और सारी परेशानियां भूल जाए। मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट की दिलकशी अफवाह को ठंडी सांस भरने पर मजबूर कर गई। उसके चेहरे पर गिरी लट को धीरे से कान के पीछे अड़सता इसके गालों से अपनी उंगलियां टकराता गया। वो इसे देखे गई। शादी कर ले मुझसे,
اس کے چہرے کو نگاہوں میں بھر کر کہہ رہا تھا، سر پر لٹکی دیوار کے ہوتے، اتنے خطروں کے ہوتے کیسے میں کورٹ میرج کر لیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بعد میرج کر لیں گے۔ وہ اس کے گال کو سلاتے کہہ رہا تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ نہیں کرو، میرا دھیان بھٹک رہا ہے۔ دھیان بھٹک رہا ہے یا آپ کا ایمان؟ وہ ہنس دیا۔ آفاق نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ رسید کرتے اسے پیچھے دھکیلا، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، آپ کے بابا مجھ سے آپ کی شادی نہیں کروائیں گے ہنسی خوشی۔ کیوں نہیں کروائیں گے؟ وہ ایک دم تیزی سے بولی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ فضول باتیں مت سوچو۔ ہاتھ چھڑواتے وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ باسط کی نرم مگر پرتپش نگاہیں اس کے وجود پر بھڑکتی رہی۔ شادی کر لیتے ہیں آفاق، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ آفاق نے تنگ کر پوچھا تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا مجھے اتنی جلدی کیوں ہے، مگر ہے۔ میں مزید آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ خود پر قابو نہیں ہے کیا؟ مجھے خود پر کتنا قابو ہے آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میرا مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس سوچنے کے لیے کچھ وقت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی اور تلخی سے پوچھا۔ اس کے بعد میں زبردستی نکاح کر لوں گا آپ سے۔ اسے دھمکاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آفاق حیرت و استجاب میں ڈوبی وہیں کھڑی رہی۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ چہرہ دوسری طرف کیے بیٹھا تھا، آنکھوں میں غصہ اور عجیب سی بے چینی تھی۔ اگر وہ ایسا ہی فرشتہ تھا تو کہانی پہ اتنے جھول کیوں ہے؟ یوسف خان کی بہت ٹھیک ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ نشے کی زیادتی کے باعث سوئے ہوئے پول پر گر کر مر گیا۔ اس کی بیوی اس کے صدمے میں مر گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا، مگر وہ لڑکی جو دل کے عارضے میں مبتلا ہی نہیں، تو اس کا دل کیسے بند ہوا؟ 10 سال کی بچی کا دل صدمے سے بند ہو گیا۔ اتنے سے بچے کو موت کی غم کا اندازہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح کسی بڑے کو ہوتا ہے۔ شاہ حزیب، اس کہانی میں جھول ہے، اور مجھے وہ آفیسر بھی چاہیے جو اس وقت یوسف صاحب کا سیکیورٹی ہیڈ تھا۔ تم لاہور جاؤ، وہی تم ان سوالوں کے جواب ملیں گے، پتہ کرو اس شخص کا۔ مرسد بحری سے کہہ رہا تھا۔ اوکے سر۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی، جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے نمبر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ اتری۔ گل بدر حسینہ، ہمیں تم نے کیسے یاد کیا؟ یاد؟ خوش فہمی اچھی ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی، کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ ہائے، وہ دل پر ہاتھ رکھتا دل نشی انداز سے بولا تو دوسری طرف آفاق داس پیس کر رہ گئی۔ ضرور ملیں گے تم سے حسینہ، لیکن مل کر کریں گے کیا؟ میں تو سوچ کر ہی ہواؤں میں اڑا ہوں۔ ہواؤں پہ اتنا نہ اڑو کہ سیدھا زمین پر آ گرو۔ اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ یہ سب باتیں چھوڑو، اکیلی آؤ گی نا؟ ہاں اکیلی آؤں گی۔ پھر پیش کی معذرت گلبدر، گستاخیاں معاف کرنا، تم جیسے قاتل اور غنڈے کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بتاؤ کہاں ملو گی؟ ادریس روڈ کے پاس ایک پارک ہے۔ پارک میں تو بہت لوگ ہوں گے گلبدر۔ وہ ہنس دیا۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے التمش یوسف؟ اتنی خطرناک اور پراسرار شخصیت ہو تمہیں کس بات کا ڈر؟ ہمت تو ہو، کل ادریس روڈ کے ڈلکس پارک میں آ جانا۔ جو حکم گلبدر حسینہ۔ وہ ہنس دیا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس گھر کے تمام گارڈز تربیت یافتہ اور شاطر تھے۔ یہاں کی سیکیورٹی ٹیم بھی بہت ماہر تھی، مگر اس فون کو ٹریک کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا تھا، جس سے وہ 2 مرتبہ التمش یوسف سے بات کر چکی تھی۔ اس نے اس دفعہ کی فون کال بھی ریکارڈ کر لی تھی۔ باسط یونیورسٹی سے نہیں لوٹا تھا، وہ اسی کی منتظر تھی۔ گھر میں ماں اکثر غیر حاضری رہتی، اور ابھی تک اس معاملے کو اپنے لیے اس گھر میں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ شاید اتنے دنوں کی خاموشی سے وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے، مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ وہ اس معاملے کو سنگینی سے لے رہی تھی، کیونکہ اس کا دل کہتا تھا کہ یہ صرف ایک بھتے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، جسے کھوجنا بھی اس کی ترجیح بن چکا تھا۔ شام ہوتے ہی باسط گھر آیا تو شبیر احمد اور نازیہ شبیر دونوں ہی منظر سے غائب تھے۔ اوپری ٹیرس پر آفاق کھڑی تھی، جارجٹ کی ہلکی شرٹ جو اس کے زیر جاموں کی نمائش کر رہی تھی، جینز چست تھی۔ باسط کی نگاہیں اس کے وجود پر پھسلتی چلی گئی۔ گڈ ایوننگ آفاق۔ وہ اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آئی مس یو ڈارلنگ۔ وہ اس اچانک آفتاب پر یکدم مچلی، اس کا ہاتھ کمر سے ہٹانا چاہا مگر ناکام رہی، پھر ایک مصنوعی گھوری سے اسے نوازا۔ تم آج کل بہت زیادہ بگڑ گئے ہو باسط۔ وہ مزاحمت ترک کر کے اس کے کندھوں پر سر رکھ چکی تھی۔ یہ پناہ گاہ اس کی پسندیدہ تھی، بگڑنے والے بھی تو آپ ہی ہے۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر بولا، دن بدن آپ کا حلیہ بھی بدلتا جا رہا ہے، تو میری نیت کیوں نہیں بدلے گی؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، ایک تو شدید محبت، اوپر سے محبوب کا قرب، اچھے سے اچھا بندہ بگڑ جائے۔ میں تو بڑا ہی عام سا بندہ ہوں، میں ہمیشہ سے ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں۔ بالکل بھی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
जब तक आप घर के अंदर हैं। इसे बावर करवाता हुआ बोला। अच्छा, ऐसी बात है, रोब जमा रहे हो? वो इसकी गर्दन में बाजू हमायल करती पूछ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब अचानक ही अफाक को याद आया कि कुछ देर पहले वो किसी संगीन मामले का सोच रही थी। मैं कल अल्तुमिश यूसुफ से मिलने जा रही हूँ। इसकी कहती बात से बेख्तियार चौंका। तुम भी मेरे साथ चलोगे? हम कहीं नहीं जा रहे किसी से भी मिलने, ना आप ना ही मैं। किसी पर ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ही तो कह रही थी कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें मिलना है इससे, और इसे यूं ही जान में फंसाने का इरादा है मेरा। हम सिक्योरिटी टीम के साथ जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एकदम संजीदा हुआ। तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं अफा, प्लीज। हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे मगर आप ऐसे नहीं जाएंगी। देखो बासित, ये मेरे माँ बाप का मामला है और वो मेरे भी कुछ लगते हैं। हर काम ऐसे अपनी मर्जी और खुदसरी से नहीं होता। मैंने कहा आप नहीं जाएगी। वो इसे कांधे से पकड़ते संजीदा हुआ तो कांधे छुड़वा कर वो पीछे हटी। ओके फाइन, जैसा तुम कहो। वो कहकर वहां से जाने लगी तो बासित ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका। नाराज होकर जा रही है? नहीं, कैसी नाराजगी? नाराज होकर नहीं जा रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ ठीक है। क्या ठीक है? आप मुझे नाराज लग रही है। वो इसकी आंखों में झांकता पूछ रहा था। मैं समझती हूँ तुम इस मामले को इतना जरूरी। फिर वही बात, क्यों जरूरी नहीं समझूंगा मैं? मेरा अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं। वो उसे देख रही थी और दिल ही दिल में जानती थी कि वो जो कह रहे सच नहीं था। वो अपने माँ बाप का रवैया इसके साथ देखती आई थी और इस पर वो इसे इल्जाम भी नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर इसकी जगह वो खुद भी होती तो इसके भी यही एहसास होते। बासित के साथ वो सलूक कभी नहीं किया गया जिसका वो हकदार था। इसके साथ की कभी नहीं नरमी नहीं बढ़ती थी। कभी इसे वो इज्जत नहीं दी गई जिसका वो काबिल था, हालांकि वो एक शहीद और महजब लड़का था जो हमेशा फर्माबरदार रहा था। कभी किसी वजह से तंग नहीं किया। इसने कभी बासित को जिद करते नहीं देखा था, कभी पलट कर जवाब नहीं देता था, कभी कोई शिकवा शिकायत करते नहीं देखा था। कभी इसने अपने रवैये से भी एहसास नहीं होने दिया कि वो अपने साथ रवा रवैये पर गमज़दा है। और सबसे बड़ी बात थी कि अफ़ाक ने इसे कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। वो बहादुर था, मजबूत और बहुत पुरएतमाद भी। शायद यही खूबियाँ थी जो अफ़ाक को हमेशा से बासित की जानब माइल करती रही। वो चाहकर भी आज तक इस पर हद से ज़्यादा गुस्सा और खफगी नहीं दिखा पाती थी। अगले दिन बासित यूनिवर्सिटी चला गया था और वो अपनी तैयारी में लगी थी। यूनिवर्सिटी टीम के 3 बेहतरीन कमांडोज का इंतखाब करते हुए जाने की तैयारी करने लगी। वो किसी को भी बताए बगैर वहां से अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वहां से निकल चुकी थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो खौफज़दा भी थी मगर हिम्मत भी नहीं हारना चाहती थी। पार्क के पास वाली सड़क का मोड़ मोड़ते ही वो दिल थाम चुकी थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। इसने एहतियात के तौर पर एक मुहाफिज गाड़ी पीछे भी रखी थी। पार्क जैसे जैसे करीब आ रहा था इसकी निगाहें मतराशी हुई। वो बेताबी से इस जालिम इंसान को ढूंढ रही थी जो पैसे के लिए लोगों की जानों से खेल रहा था। गाड़ी पार्क के करीब रुकी और वो गाड़ी से उतरने लगी। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि अचानक औरतों की भीड़ इसके करीब से गुजरने लगी, जिनमें शोर करते बच्चे भी शामिल थे। मुहाफिज इसे घेरने की कोशिश में थे और वो भीड़ से बच कर निकलने की इसी असना में सिया गाड़ी वहां रुकी। अंदर से बस एक हाथ आया और उसे खींच लिया। वो बुरी तरह चीखी। मुहाफिज इसके पीछे लपके और फायरिंग भी हुई। गाड़ी जल्द से आगे बढ़ चुकी थी। भीड़ को चीरती, फिजाओं को काटती वो 1 मिनट में इस सड़क से गायब हो चुकी थी। पीछे मुहाफिजों की गाड़ी ताक़ुब में थी मगर जिस रफ्तार और चालाकी वो गाड़ी चलाई जा रही थी, यकीनन वो पकड़ में आने वाली नहीं थी। और ऐसा ही हुआ। वो चीखती रही और फिर दफ्तर इसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। इसने डरते डरते निगाहें फेरी तो निगाहें दंग रह गई। खौफ से इसकी धड़कनें थम चुकी थी। वो पिस्तौल की नाल थी। वो खौफ से बेहोश होने के करीब थी। ये पिस्तौल हटाओ, मैं नहीं चीख रही, प्लीज इसे हटाओ। गुड गर्ल। किसी सियाह दस्ताने पे लपटे हाथ ने इसका गाल थपथपाया। वो एकदम पीछे होकर सिरकी थी। इसे बेख्तियार बासित याद आया था। काश वो इसकी बात मान लेती और ये कदम ना उठाती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वापसी मुमकिन नहीं थी। काश वक्त को पीछे घुमाया जा सकता। आंसू तेजी से बह रहे थे। हमारे गरीब खाने में खुशामदीद हसीना। इस आवाज़ पर एक सनसनी सी इसके वजूद में दौड़ी थी। इसने आसपास देखा। वो एक बड़ा सा कमरा था। चारों तरफ शीशे थे और वो जानती थी कि इन सियाह शीशों को तोड़ा भी नहीं जा सकता था। कमरे में और कुछ भी नहीं था सिवाय एक कुर्सी के और एक जग के। साथ ही एक ग्लास पड़ा था। फर्श पर कालीन था। कमरे की फिजा में अजीब सी बू थी जिससे कोई नाम दिया नहीं जा सकता था। तो कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आयो? लेकिन मिलना तो तुम चाहती थी ना गुलबदन। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है। बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिर में इसका लहजा मायने खेस हुआ था, लेकिन वो इस बशीरी आवाज के असर में नहीं आना चाहती थी। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। इसकी आवाज गुस्से से कांपने लगी और खौफ से भी।
ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے. تم نے ہی تو مجھے بلایا تھا پارک میں، اور وہ پارک وہ جگہ میرے لیے مناسب نہیں تھی. میں تمہاری خواہش بھی رد نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں اپنے غریب خانے کی سیر کروائی جائے. اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا. کیا چاہتے ہو تم؟ ارے میں تم سے کیا چاہوں گا، اور اگر چاہو بھی تو تم مجھے دو گی نہیں. گل بدن، مجھے گل بدن کہنا بند کرو. کیا تمہیں میرا تعریف کرنا پسند نہیں؟ کیوں؟ کیوں پسند ہوگا مجھے تمہارا تعریف کرنا؟ وہ تب کر بولی، اور آواز سن رہی تھی، اور اس آواز کی تعاقب میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بات کرنے والا ظاہر نہیں تھا. کتنے بزدل ہو تم! اغوا کرنے کے بعد، قید کرنے کے بعد بھی سامنے نہیں آ رہے. وہ طنزیہ انداز سے بولی. کہتی تو تم ٹھیک ہو، بزدل تو میں واقعی ہوں، لیکن سچ کہوں تو ڈر مجھے صرف اور صرف اپنے آپ سے لگتا ہے. بہت خوبصورت ہو تم، تمہارے قریب آیا تو بہک جاؤں گا. اپنی بکواس بند کرو، ایک دم ترشی سے بولی. اچھا بابا، نہیں کرتا تمہیں تنگ، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے ملنے کیوں چاہتی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے پوچھو کہ تم میری فیملی کے پیچھے کیوں پڑے ہو. وہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، میرے کچھ حساب نکلتے ہیں، بہت بھاری اور بہت خطرناک حساب. کیسے حساب؟ تمہارے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا تھا. دوسری طرف آواز بہت سرد ہوئی تھی، اتنی سرد، اتنی خطرناک اور اتنی صفا کہ آفاف کئی پل تک سانس بھی نہ لے پائی. جھوٹ ہے، یہ میرا ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے. ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا باپ فرشتہ ہو. اس کی نہ صرف یہ خواہش ہوتی ہے بلکہ اس کا ایمان بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان اس کا باپ ہے. لیکن کچھ معاملات میں یہ حقیقت نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہمارے ہیرو دوسروں کی زندگی کے سب سے خطرناک ولن بن جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کارما اگر پلٹ کر آیا تو کیا ہوگا، کیا کریں گے. اب دیکھو نا، ان کی سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے. اب میں جو چاہوں کروں، لیکن یہ انہیں تک نہیں سوچنا چاہیے تھا جب انہوں نے میری ماں اور میرے باپ کو قتل کر دیا. یہ جھوٹ ہے، وہ یکدم نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی. وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا تمہیں اپنے بچپن یاد ہے حسینہ؟ دوسری طرف سے سنجیدگی سے سوال کیا گیا. آفاق یکدم ٹہر گئی. ہاں یاد ہے. کیا تمہارا باپ ہمیشہ سے امیر تھا؟ وہ یکدم سوچ میں پڑ گئی. نہیں. تو پھر وہ اچانک اتنا امیر کیسے ہوا؟ وہ ایک بزنس مین تھے. نہیں، وہ ایک بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک سیکرٹری تھے، پرسنل سیکرٹری. دوسری طرف سے کہا گیا. آفاق چپ سی رہ گئی. یہ بات نہیں جانتی تھی. اور جس کا قتل ہوا وہ بزنس مین تھا، مشہور اور کامیاب بزنس مین. اور جانتی اس کا نام کیا تھا؟ کیا؟ یوسف خان. یوسف خان؟ وہ بڑبڑائی. اور اس جرم میں تمہاری ماں بھی برابر کی شریک تھی، کیونکہ وہ اس بزنس مین کی بیوی کو اپنی سب سے بہترین سہیلی سمجھتی تھی. لیکن وہ سچ نہیں تھا. سچ تو یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی دولت کے پیچھے اس تک آئی تھی. دوستی کے روپ میں دشمنی نبھاتے نبھاتے ان دونوں نے مل کر انہیں قتل کر دیا. نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں مانتی، یہ سب نہیں ہے. یہی سچ ہے حسینہ، مگر ڈرو مت. تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر میں تمہارے باپ کو بالکل ایسے ہی ماروں گا جیسے اس نے میرے باپ کو مارا تھا. نہیں، وہ نہیں، پلیز تم ان کے بدلے مجھے مار دو، مگر میرے ڈیڈ اور ماں. تمہیں میں مار نہیں پاؤں گا. جس نے جرم کیا ہے سزا کا حقدار بھی وہی ہے. اور وہ نیا حساب جس کی تم نے فون پر بات کی، وہ بھی تمہارے باپ کے حصے میں نکل آیا ہے. تبھی تو اب میں اسے قتل کرنے والا ہوں. پہلے اسے معاف کر کے چھوڑ دینے کا سوچ رہا تھا، صرف اپنا پیسہ واپس لے کر، مگر اب جان بھی لوں گا. وہ رونے لگی. وہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا. اس کا دل بے اختیار اس چیز کی گواہی دینے لگا کہ جلد یا بدی وہ یہ سب کر کے دکھائے گا. پلیز پلیز انہیں چھوڑ دو، تم جو چاہو گی میں تمہارے لیے کروں گی. وہ گر گڑانے لگی. مجھ سے نکاح کرو گی؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، کچھ اور مانگ لو، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. کون ہے وہ خوش نصیب؟ وہ نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتی. کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہیں میں باسط کو قتل؟ بکواس بند کرو. وہ یکدم ہذیانی انداز میں چیخی، وہاں سے اٹھی. اس کا نام بھی اپنی زبان پر مت لاؤ، اگر اس کی خراش بھی آئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی. وہ بری طرح چیخ رہی تھی. دوسری طرف گہرا سناٹا چھا چکا تھا. کیا تم سن رہے ہو؟ پلیز میری بات سنو. وہ ہر طرف گھومتے ہوئے کہہ رہی تھی. وہ زور زور سے شیشے کی دیواریں بجانے لگی. مجھے جان سے مار دو، میرے گھر والوں کو چھوڑ دو پلیز. وہ رو رہی تھی بہت بری طرح، یہاں تک کہ اس کا حلق بیٹھ گیا. دوسری طرف احمد ہاؤس میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. سارا کا سارا عملہ شبیر احمد کے سامنے کھڑا تھا. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو تھا وہ بیان کر چکے تھے. ایک طرف باسط کھڑا تھا جو عملے پر چلا رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے کیوں لے کر گئے. دوسری طرف حملہ کہہ رہا تھا کہ وہ زوبیہ کی ضد پر اسے لے کر گئے تھے. شبیر احمد ایک طرف بیٹھے سر پکڑے ہوئے تھے.
وہ دوسری جانب سے کسی کال کے منتظر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فون کر کے وہ اس سے رقم کا مطالبہ کرے اور وہ بدلے میں ساری دولت اٹھا کر اسے دے دیں گے، لیکن وہ اسی بیٹی سے لوٹا دیں۔ نازیہ شبیر کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بضد تھی کہ پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے، لیکن شبیر احمد اس بات پر راضی نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ذرا سی بھی لاپرواہی ان کی بیٹی کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ کیا ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نازیہ شبیر بھکلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باسط انہیں دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں کوئی تسلی نہیں دے پایا۔ جب تم جانتے ہو کہ وہ کتنی ضدی ہے تو تم یونیورسٹی کیوں گئے؟ تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ وہ بار بار یہی جملہ کہہ کر منٹ منٹ میں اسے ذلیل کرنے لگتی، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ کبھی بھی جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ دفتر شبیر احمد کا فون بجا، سب کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں، سب کے سب سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ باسط بے اختیار چند قدم چلتا ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنا فون نکالا تو وہ ایک پیغام تھا، انجان نمبر سے وائس پر موصول ہوا ایک وائس نوٹ، جنہیں انہوں نے بے صبری سے کھولا۔ تمہاری بیٹی خود چل کر میرے پاس آئی ہے اور میں چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکا۔ مجھے اسے اپنے مہمان خانے میں لانا پڑا۔ اب وہ چند دن یہیں پر رہے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل محفوظ ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا شبیر؟ نازیہ شبیر دوڑتی ہوئی اس طرف آئی اور شبیر احمد کا کندھا جھنجھوڑا۔ اس نے کوئی ٹائم لائن کیوں نہیں دی؟ اس نے پیسوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ہماری بیٹی کو کیوں وہاں رکھنا چاہتا ہے؟ پلیز اس کو کال کرو پلیز۔ شبیر احمد نے جلدی سے اسی نمبر پر کال کی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ نمبر بھی سروس کے باہر آ رہا تھا۔ باسط ساکت نگاہوں سے کبھی نازیہ شبیر کو تو کبھی شبیر احمد کو دیکھتا رہا تھا۔